दोस्तों, हमारे देश भारत में किसी भी रिश्तों को काफी हद तक महत्व दिया जाता है और लोग अपने उन रिश्तों को बचाने के लिए किसी भी हद तक कदम भी उठाने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन आज की इस सच्ची घटना में एक ऐसे रिश्ते को तार तार कर दिया जाता है। जब इसका सच्चाई लोगों को पता चलता है तो सच में इसको सुनने के बाद हर किसी का सर शर्म के मारे झुक जाता है। सच में दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये आपको भी कहीं ना कहीं सोचने और समझने पे हैरान कर देगी कि आप जी हमारे समाज के भीतर न जाने कैसे कैसे विकृत मानसिकता के लोग भरे पड़े रहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दरअसल यह घटना होता है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है बिजनौर और इसी बिजनौर जिले के अंतर्गत एक थाना आता है रेहर और इसी रेहर थाने अंतर्गत एक गांव पड़ता है लालबाग और इसी लालबाग गांव का रहने वाला गुरदास सिंह होता है। गुरदास की पत्नी का नाम होता है सुखविंदर कौर। अब गुरदास के टोटल दो बच्चे होते हैं, जिसमें से एक बेटा और एक बेटी। बड़े बेटे का नाम होता है गुलजार, जिसकी कई साल पहले शादी हो चुकी है, और छोटी बेटी का नाम होता है अमिता। अब अमिता, जिसकी उम्र करीब करीब 17-18 वर्ष के आसपास होती है, जो अपने ही इलाके से पढ़ाई करती है। दरअसल गुरदास जो अपनी बेटी से काफी लाड प्यार करता है, उसके हर ख्वाहिशों को भी पूरा भी करता है। गुरदास अपनी बेटी को पढ़ा लिखा करके उसका एक बेहतर भविष्य बनाना चाहता है। बात मैं आपसे कर रहा हूँ 21 दिसंबर 2017 की सुबह सुबह की। दरअसल गुरदास जब अपनी खेतों में काम करने के लिए चला जाता है, करीब 10 बजे के आसपास अमिता भी अपने घर से बाहर निकलती है। अब अमिता जो अपने घर से बाहर निकलती है तो अपनी माँ से सिर्फ इतना ही बता करके हो जाती है कि मैं किसी भी काम से जा रहा हूँ, लेकिन ये नहीं हुआ कि बताती है कि किस काम से वो जा रही है और कहाँ जा रही है। लेकिन जब करीब 3 से 4 घंटे का समय बीत जाता है, अमिता जब वापस अपने घर नहीं लौटती है तो सुखविंदर कौर अपनी बेटी के नंबर पे फोन करती है। लेकिन अब अमिता का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। लेकिन सुखविंदर कई बार जो अपनी बेटी के नंबर पे कॉल करती है, बार बार कॉल करने के बाद भी अमिता का कॉल जब नहीं लगता है, अब सुखविंदर एकदम से परेशान हो जाती है और आखिरकार अपने पति के नंबर पे कॉल करती है और सारी बातें बताते हुए बताती है कि अमिता को घर से गए हुए करीब करीब 3 से 4 घंटा बीत चुका है, लेकिन अब तक न तो वो घर वापस आई है और न ही उसका मोबाइल ऑन हुआ है। लेकिन इस तरह की बातें जब वो अपने पति से कहती है तो ये सारी बातें सुन करके गुरदास भी एकदम से काफी परेशान हो जाता है और भागते दौड़ते हुए घर पे आता है। घर पे आने के बाद खुद भी अपनी बेटी के नंबर पे फोन करता है और जब अमिता के नंबर पे वो कॉल नहीं लगता है, उसके बाद से गुरदास अपने बेटे गुलजार के बेटे कमलजीत को बुलाता है। दरअसल कमलजीत जो गुरदास का पोता होता है। अब कमलजीत जिसकी उम्र होती है करीब करीब 22 वर्ष के आसपास। दरअसल गुरदास अपने पोते कमलजीत से कहता है कि जाकर के गांव में तुम पता करो अमिता किसी के घर पे तो नहीं है। अब कमलजीत जैसे ही गांव के अंदर जाता है, लगभग 1-1.5 घंटे के बाद जब वापस अपने घर लौट के आता है तो अपने दादा से वो बताता है कि मैं गाँव में करीब करीब हर घर में जाकर के देख चुका हूँ, लेकिन अमिता का कहीं कुछ अता पता नहीं है। उसके बाद से गुरदास का पूरा परिवार अमिता को हर जगहों पे ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन देखते ही देखते शाम का समय हो जाता है, ना तो अमिता घर पे आती है और ना ही उसका मोबाइल ऑन होता है। इसीलिए उसी दिन ही शाम के समय गुरदास अपने पोते और गांव के कुछ लोगों को लेकर के नजदीकी पुलिस स्टेशन जाता है और अपनी बेटी की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। रिपोर्ट जैसे ही दर्ज होती है, गुरदास वापस अपने घर चला जाता है। लेकिन जैसे ही सुबह का समय होती है, अब इधर अगले दिन 22 दिसंबर को सुबह सुबह थाने के अंदर एक खबर आती है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर एक लड़की की लाश पड़ा हुआ है। अब पुलिस को जब इस तरह की खबर मिलती है, पुलिस जब अपनी टीम के साथ जब घटनास्थल पर पहुंचती है, यानी उस पार्क के अंदर जाती है, तो सबसे पहले उस लाश को चेक करती है। तो पता चलता है कि मरने वाली लड़की की उम्र करीब करीब 17 से 18 वर्ष के आसपास बताई जाती है, जिसके शरीर के ऊपर कोई घाव या चोट का निशान कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन लाश बिल्कुल नीला पड़ गया था, जिसको देख करके पुलिस अंदाजा लगाती है कि शायद इस लड़की ने जहर खा करके आत्महत्या कर लिया है। हालांकि पुलिस जब उस डेड बॉडी को देखती है तो उसका पूरा कदकाठी अमिता के जैसे ही दिखाई देता है। लेकिन इसीलिए पुलिस अपने कांस्टेबल को गुरदास के घर पे भेजती है और गुरदास को घटनास्थल पे यानी उस पार्क के अंदर बुलाती है। इधर गुरदास जब अपने कुछ लोग गांव के कुछ लोगों के साथ उस घटनास्थल पे पहुंचता है और जब उस लाश को देखता है तो देखते ही वो रोने लगता है, काफी जोर जोर से चीख पुकार मचा के रोने लगता है। उसके बाद पुलिस को भी ये पता चल जाता है कि मरने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि गुरदास की बेटी अमिता ही है। पुलिस सबसे पहले उस लाश को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज देती है, फिर गुरदास से आगे पूछताछ करती है। दरअसल पुलिस गुरदास को पूछती है कि अमिता ने आत्महत्या किया, क्या तुम ये बात बता सकते हो कि अमिता ने इस तरह की कदम क्यों उठाई होगी।
पुलिस जब खुदकुशी करने की बात गुरदास से कहती है तो ये सुन करके गुरदास भी एकदम से घबरा जाता है। और पुलिस वालों को गुरदास जवाब देता है कि नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता है, मेरी बेटी खुदकुशी कभी नहीं कर सकती है। दरअसल मैं अपनी बेटी की लाड़ प्यार से परवरिश ही नहीं कर रहा था, बल्कि उसकी तमाम ख्वाहिशों को भी हमेशा पूरा करते आया है। गुरदास जब इस तरह की बातें कहता है पुलिस को, उसके बाद से सच्चाई पता करने के लिए पुलिस के पास मात्र एक ही रास्ता बचता है, पोस्टमार्टम कराना। और 2 दिन के बाद जब अमिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो आखिरकार उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के भीतर एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर बताया जाता है कि अमिता जहर तो खाई थी, गला दबा करके उसकी हत्या भी की गई थी, लेकिन साथ ही साथ वो 4 महीने की प्रेग्नेंट भी थी, यानी गर्भवती थी। जब इस तरह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर आता है तो पुलिस को एकदम से दम रह जाता है। पुलिस सोचती है या तो अमिता की हत्या उसके प्रेमी ने किया होगा, प्रेम प्रसंग का मामला है, या फिर उसकी सच्चाई उसके परिवार वालों को पता चल गया होगा, तो परिवार वालों ने हत्या करने के बाद लाश को ठिकाने लगा दिया होगा इस पार्क के अंदर। इसीलिए पुलिस अब गुरदास को थाने फिर से बुलाती है और गुरदास से फिर से पूछताछ करती है। लेकिन पुलिस जब गुरदास से कहती है कि अमिता 4 महीने की प्रेग्नेंट थी, इसको सुनने के बाद गुरदास के भी पैरों तले एकदम से जमीन ही खिसक जाती है। लेकिन दरअसल गुरदास अब ये बात सोच करके परेशान हो जाता है कि जब इस बात की जानकारी गांव के लोगों को पता चलेगा तो मैं समाज में किसी को मुंह तक नहीं दिखाऊंगा। अब गुरदास से पुलिस सवाल करती है, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी बेटी का किसके साथ में अवैध संबंध चल रहा था, या चक्कर चल रहा था, या प्रेम प्रसंग चल रहा था? इसमें गुरदास पुलिस वालों को बताता है, नहीं साहब, मेरी बेटी का किसी के साथ में कोई चक्कर नहीं चल रहा था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार अमिता के पेट में पिछले 4 महीने से किसका बच्चा पल रहा था। लेकिन पुलिस अब इस पूरी सच्चाई को पता करने के लिए अपने खबरियों को काम पे लगा देती है। इधर गुरदास जब अपने घर पे आता है तो देखता है कि उसका पोता कमलजीत जब से अमिता की हत्या हुई थी तब से काफी परेशान नजर आ रहा था। जब 4 दिन का समय बीतता है, एक खबरी थाने के अंदर जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, गांव के कुछ लोगों से पता चला है कि जिस दिन अमिता की हत्या हुई थी उस दिन गांव के कई लोगों ने अमिता और कमलजीत को एक साथ ही गांव से बाहर जाते हुए देखा था। इस बात की जब इस खबर की जब पुष्टि हो जाती है तो पुलिस फिर से गुरदास के घर पे जाती है, उसके पोते कमलजीत को गिरफ्तार करके पुलिस थाने लेकर के चले आती है। और पुलिस जब कमलजीत से अमिता की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो कमलजीत रोने लगता है और रोते हुए पुलिस वालों को कहता है कि हाँ साहब, अमिता की हत्या मैंने ही कर दिया है। दरअसल मैं उसको मारना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे पास उसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा हुआ था, इसीलिए मजबूर होकर के मुझे इस तरह का कदम उठाना पड़ा। दरअसल कमलजीत जो अमिता से लगभग 5 साल उम्र में बड़ा होता है, अमिता जैसे ही अपनी जवानी के दहलीज पे कदम रखती है तो उसके बदन को देख करके कमलजीत की नीयत खराब हो जाती है। हालांकि कमलजीत को यह बात पता चलता है कि अमिता रिश्ते में उसकी बुआ लगती है, लेकिन चाह करके भी कमलजीत अपने दिल पे काबू नहीं कर पाता है और फिर अमिता को पाने के लिए उसके आगे पीछे मंडराने लगता है। क्योंकि दोनों एक ही छत के नीचे होते हैं, इसीलिए कमलजीत अब अमिता से तरह तरह की बातें करने लगता है और हंसी मजाक भी करने लगता है। लेकिन हंसी मजाक में ही अमिता से कुछ ऐसी ऐसी बातें कह देता है जिसको सुनने के बाद अमिता को भी ये बात समझने में देर नहीं लगता है कि कमलजीत उसको पसंद करने लगा है। क्योंकि इधर अमिता भी जस्ट अभी जवानी के दहलीज पे कदम ही रखी थी, इसीलिए अमिता भी अपने आप को नहीं रोक पाती और आखिरकार ना चाहते हुए भी बुआ और भतीजे के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। क्योंकि दोनों एक ही छत के नीचे रहते हैं, दोनों के बीच में बुआ भतीजा का रिश्ता होता है, इसी का दोनों फायदा भी उठा लेते हैं और दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी घर में किसी व्यक्ति को नहीं पता चलता है। दोनों जब एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो घर का कोई भी सदस्य इनके ऊपर शक भी नहीं करता है और आखिरकार घर के भीतर ही दोनों मान मर्यादाओं की सारी सीमाओं को पार कर देते हैं और दोनों के बीच में अवैध संबंध बन जाता है। हालांकि दोनों के बीच में जब इस तरह की रिश्ता कायम होता है उसके बाद से इस सिलसिला धीरे धीरे चलते रहता है और घर के भीतर जब भी दोनों को कभी भी मौका मिलता है अक्सर दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय बीतता है, एक दिन अमिता को ये बात पता चलता है कि वो लगभग 4 महीने का गर्भवती हो चुकी है, प्रेग्नेंट हो चुकी है। प्रेग्नेंट होने के बाद जब अमिता को पता चलता है तो उसके आंखों के सामने अब अंधेरा सा छा जाता है। दरअसल अमिता अब इस प्रकार से डर जाती है कि चाह करके भी वो इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बता पाती है। अब रात में जब सोने के लिए जाती है तो पूरी रात उसे नींद भी नहीं आती है। आखिरकार अमिता जब सुबह होती है, अमिता सुबह होने के बाद मौका पाते ही कमलजीत से मुलाकात करती है, उससे सारी बातें बताती है। इधर कमलजीत को जब ये बात पता चलता है कि अमिता पिछले 4 महीने से गर्भवती है तो ये जान करके कमलजीत के भी
चेहरे पे पसीना आना शुरू हो जाता है। दरअसल कमलजीत भी एकदम से डर जाता है। अब अमिता उसको समझाती है कि तुम ही बताओ कि अब हम क्या करें। इस पे कमलजीत उसे समझाते बुझाते हुए कहता है कि मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं कुछ सोचता हूँ। जब कुछ दिनों का समय बीतता है उसके बाद से अब अमिता कमलजीत के ऊपर शादी करने का दबाव डालने लगती है। अब अमिता जब कमलजीत से शादी करने के लिए कहती है तो कमलजीत भी इस शादी से साफ साफ इनकार कर देता है। कहता है कि किसी भी कीमत पे ये बात नहीं हो सकती है, हम दोनों के बीच में बुआ भतीजा का रिश्ता है। अगर हम दोनों ने शादी कर लिया तो फिर गांव के लोगों को पता चल जाएगा और हम समाज में किसी को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। शादी करने से जब वो इनकार करता है तो ये बात सुन करके अमिता भी एकदम से गुस्से में आ जाती है और गुस्से में ही कमलजीत को डांटते फटकारते हुए कहती है कि ये सारी बातें तुम्हें उस दिन सोच लेना चाहिए था जब तुमने मेरे साथ गलत काम किया था। अमिता जब इस तरह की बातें कमलजीत को बताती है, जब कमलजीत बार बार उससे शादी करने से इनकार करते रहता है तो अमिता भी अब उसको समझाते हुए कहती है कि अगर हम दोनों शादी नहीं कर सकते हैं तो हमारे पास मरने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचा है। लेकिन मरने की जब बात कहती है कमलजीत इसके लिए तैयार हो जाता है और अमिता को समझाते बुझाते हुए कहता है कि ये हम दोनों के लिए बेहतर होगा। इससे पहले कि इस बात की जानकारी हमारे घर परिवार वालों को के साथ साथ गांव के लोगों को अगर पता चले, हम दोनों ही अपने जीवन लीला को समाप्त कर लेते हैं। उसके बाद से घटना से ठीक एक दिन पहले ही कमलजीत मार्केट के अंदर जाता है और मार्केट से कुछ जहरीली दवाइयां खरीद करके लाता है और अगले ही दिन 21 दिसंबर को सुबह सुबह गुरदास जब अपने खेतों पे काम करने चला जाता है उसके बाद से अमिता खुद अपने भतीजे कमलजीत के साथ घर से बाहर जाती है और फिर दोनों ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के भीतर पहुंच जाते हैं। अब पार्क के भीतर जब पहुंचते हैं उसके बाद से कमलजीत वो दवाइयां अमिता को देते हुए कहता है कि पहले तुम खा लो, उसके बाद से मैं खा लेता हूँ। जब वो दवाइयां अमिता के हाथ में देता है, अमिता उन दवाइयों को खा लेती है। उसके बाद से कमलजीत को भी